अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये IGSC के जून 2024 के पास पेपर का क्वेश्चन है। इसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। सवाल कहता है, टोया ओन्स अ फैक्ट्री विच मेक्स डॉल्स हाउसेस। Her financial year ends is 31st of January at 31st January 24. Her ledger accounts included the following balances. और आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। इन्वेंट्री तीन तरह की आप लोगों को मालूम है तीन तरह की इन्वेंट्री क्या होती है। रेवेन्यू है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वेजेस है, उसमें फैक्ट्री ऑपरेटिव्स है, सुपरवाइजर है, सेल्स स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी, रेट्स, रेंट्स, इंश्योरेंस, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री की मशीनरी की कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज। Rates and insurance are to be apportioned two-thirds to the factory and one-third to the office. At 31st January 2024, general factory expenses of 235 were unpaid. Factory machinery is depreciated at 25% per annum using the reducing balance method. करना क्या है, लिखा हुआ है प्रिपेयर टोयाज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ जनवरी 2024। तो ये जो पहला काम है, हम अपने पास ये पहला काम जो है इससे चीज़ें स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। एक्चुअली आप टॉप पर जो भी ट्रेडर है, कंपनी है, उसका नाम लिखेंगे, तो वो है टोया। और फिर आप लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो आप लिख दें मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2024। अच्छा, सबसे पहले हम अपने पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू लिखते हैं। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये चीज़ करी जाती है। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसके लिए हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। साथ में हम दो कॉलम्स भी बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000 और 400 है। उसके बाद हमारे पास जितना रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, यानी कि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेजेस। जितना भी हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास 143,000 है। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल परचेजेस को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक टोटल जो आंसर आ रहा है 143,000, और 12,400 को ऐड कर कर वो आता है 155,400। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा भाई? वो है 11,205। 11,205 रुपये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। 11,205 रुपये यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आएगी, यानी कि कितने रुपए का रॉ मटेरियल आपने जो है वो कंज्यूम करा है या इस्तेमाल करा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि जितने का हमने रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा है हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। और ये 1,44,195 है। 1,44,195। ठीक है जी। 1,44,195 जो है, इतने का आपने जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है या इस्तेमाल किया है अपनी प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारी डायरेक्ट कॉस्ट आती हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है,
डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इन तीनों को ऐड कर कर हमारी प्राइम कॉस्ट बनती है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये रॉ मटेरियल की वैल्यू है, इसमें हमें अगर कोई डायरेक्ट लेबर है या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको भी ऐड करना होगा। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तीन तरह की वेजेस है। एक फैक्ट्री के ऑपरेटिव्स हैं, यानी कि वो लोग जो फैक्ट्री की मशीन्स चला रहे थे, ये प्योरली हमारे पास फैक्ट्री का लेबर है और ये डायरेक्ट लेबर है। फिर हमारे पास वेजेस है फैक्ट्री के सुपरवाइजर की। जो फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स होते हैं वो खुद मशीन्स नहीं चला रहे होते, वो काम होता हुआ सुपरवाइज कर रहे होते हैं, और ये मेरे पास ओवरहेड्स में या इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है अमाउंट। और जो सेल्स स्टाफ है उसका जितना भी खर्चा होगा वो हमारे पास जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट लिख दें अगर हम, तो वो है 51,000। इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह जब मैंने सवाल पढ़ा तो नहीं नज़र आता, वरना हो सकता है कि रॉयल्टी हो, रॉयल्टी होगी तो वो ऐड कर कर प्राइम कॉस्ट बनेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। तो हम इन दोनों को ऐड अगर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी। 144,195 और 51,000 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 195 बनता है। ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। अब इस प्राइम कॉस्ट में हमें अपने सारे के सारे जितने भी ओवरहेड्स हैं ना उन ओवरहेड्स को ऐड करना होगा। ओवरहेड्स को ऐड करने के लिए आते हैं तो हमारे पास जो वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर है, यहाँ पे हम ओवरहेड्स की हेडिंग डाल देते हैं, वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है उसकी वेजेस होगी, वो हमारे पास 19,000 है। सही है। अच्छा, सुपरवाइजर के बाद हमारे पास फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है 16,000 रुपये। तो हम फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देते हैं। फैक्ट्री में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड्स में आती है, तो वो हमारे पास है 16,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेट्स एंड इंश्योरेंस 16,200 रुपये लिखा हुआ है। इसके लिए एक एडजस्टमेंट दी हुई थी, मैं ज़रा उधर जाऊंगा। रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेट्स एंड इंश्योरेंस के बारे में क्या एडजस्टमेंट दी हुई है? देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था रेट्स एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपोर्शन 2/3 टू द फैक्ट्री, 1/3 टू द ऑफिस। यानी कि जितना रेट्स एंड इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है 2/3 फैक्ट्री के लिए है और 1/3 जो है वो ऑफिस के एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। यानी कि ये आपकी फैक्ट्री से पर्टेन नहीं करता, तो फैक्ट्री से 2/3 पर्टेन करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 16,200 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। 16,200 को जब हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,800 आ जाएगा, 10,800। इसके बाद जनरल फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं 6,155 के। ठीक है, लेकिन हमें अगेन इसमें भी देखना है कि ये जो जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस है इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो नीचे लिखा हुआ था एट 31 जनवरी 2024 जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ $235 वर अनपेड। अनपेड का मतलब है एक्रूड है। एक्रूड का मतलब ये है कि आपने इतने रुपए के जनरल फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो उसकी सर्विसेज रिसीव कर ली है या उससे जो बेनिफिट आना था वो हासिल कर लिया है, बट उसकी पेमेंट नहीं करी है। तो एक्रूड जो भी होता है वो ऐड होता है, यानी कि 6,155 में 235 है वो ऐड हो जाएगा। नहीं है? हाँ। तो 6,155 और 235 ऐड होकर 6,390 बनेगा। अच्छा, उसके बाद फिर फैक्ट्री में मशीन भी है, अगर मशीन है तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो हम अपनी डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई करते हैं। तो अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन होगी 120,000 माइनस 52,500 मल्टीप्लाइड बाई 25%। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो 120,000 माइनस 52,500 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 16,875 बनता है। 16,875। 19,000
16,000, 10,800, 6,390 और 16,875। 69065 बन रहा। 69065, इन दोनों को ऐड करने से अब 195 इसमें हम ऐड करते हैं, 195 195, तो ये आता है 264,260। 264,260। ठीक है जी। अच्छा, जितना भी ओपनिंग WIP होता है इसकी लॉजिक अलग जगह पर समझाई हुई है। ओपनिंग WIP ऐड होता है। ओपनिंग WIP यानी कि साल के शुरू का जो आपका ओपनिंग WIP है वो है 16970। 16970 इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें लेस हो जाएगा क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP का जो अमाउंट है वो 17682 है। 17682 यहाँ से लेस हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो 264,260 प्लस 16970 माइनस 17682, ये 263,548 बनता है। 263,548 बन रहा है। और ये 263,548 जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपने जो चीजें प्रोड्यूस करी ना उसकी ये टोटल कॉस्ट है। तो इस तरह से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो पूरा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है इसमें आपने सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट, फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। जो वैल्यू आएगी वो प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। देखिए यहाँ तक आपके पास जो है ना वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। जो वैल्यू आएगी इसको आप प्राइम कॉस्ट बोलोगे। इस प्राइम कॉस्ट में आप सारे अपने ओवरहेड्स ऐड कर दोगे। जब आप अपने सारे ओवरहेड्स ऐड कर दोगे उसके बाद ओपनिंग WIP को ऐड और क्लोजिंग WIP को माइनस करोगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू जो है वो आपके मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही होती है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने आप समझे कि एक पार्ट अपना जो है वो कंप्लीट किया। अब आते हैं अगली चीज पर। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में लिखा हुआ था प्रिपेयर टोयाज इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग सेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2024। ये याद रहे कि हमें सिर्फ ट्रेडिंग सेक्शन बनाना है। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट तक हमें जो है वो अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना है। हेडिंग ये जो दी हुई है यही आपने लिखनी होगी, यानी कि आप टॉप पर लिखेंगे टोया, उसके बाद आप लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। पूरा इनकम स्टेटमेंट मैं नहीं बना रहा क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ ट्रेडिंग सेक्शन बनाओ, तो ब्रैकेट में हम लिख दिया ट्रेडिंग सेक्शन। ठीक है। और वही फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2024, यानी कि ये आपकी जो है ना ये आपकी हेडिंग होगी। हेडिंग के भी आपको जो है वो प्रॉपरली सेंटर अलाइंड लिखनी है टॉप पर। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आएगा। तो सेल्स रेवेन्यू देख लेते हैं हमारे पास सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। यहाँ पर भी डॉलर का निशान, यहाँ पर भी डॉलर का निशान। सेल्स रेवेन्यू 390,100। सवाल में आपके पास सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, ये रहा आपका सेल्स रेवेन्यू 390,100। तो सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं 390,100। इधर से आप करते हो या आप लिखते हो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास क्या आएगा, आपके पास ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है भाई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यानी कि साल के शुरू में फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वो 14,825 है। 14,825। तो यहाँ पर आपने लिखा 14,825। इसमें आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को या जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करें उसको ऐड करना है जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है भाई, ये रहा 263,548। 263,548। और इसमें से आप अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें से जो आप अपना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसको माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास जो है ना वो 13,480 है।
तो 13480 आप यहाँ से 13480 यहाँ से माइनस कर दें। देखते हैं आपका नेट आंसर क्या बनता है। 14825 प्लस 263 548 माइनस 13480, यह आता है 264893। 264893 264893 ये माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आने चाहिए, लेकिन इस सवाल में उसने ये कहा है कि बस मुझे ग्रॉस प्रॉफिट तक ही, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का सेक्शन बना दो, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट तक होता है। सेल्स रेवेन्यू 390100 में से 264893 अगर माइनस करते हैं तो 125207 बच जाता है। 125207 हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, अगला पार्ट भी देख लेते हैं। अगले पार्ट में लिखा हुआ है द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6936 डॉल हाउसेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2024। इतने डॉल हाउसेस बने। कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच डॉल हाउस, राउंड अप योर आंसर टू द नियरेस्ट डॉलर। तो देखें, आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर करी थी ना, वो थी 263,548। और सवाल आपको कहता है कि 263,548 में आपने जो है ना वो 6,936 डॉल हाउसेस बनाए। तो एक डॉल हाउस की जो कॉस्ट है वो क्या होगी भाई, 263,548 डिवाइडेड बाई 6,936, 37.99। ठीक है ना, तकरीबन तकरीबन 38, क्योंकि सवाल ने ये कहा हुआ है कि आप इसको जो है वो राउंड ऑफ कर दो टू द नियरेस्ट डॉलर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, आइडर अ कॉम्पिटिटर ऑफ टोया, टोया का कोई कॉम्पिटिटर है, ऐसा ही काम करने वाला, ऐसे ही बिजनेस करने वाला बंदा है। आइडर हैज डिसाइडेड टू सीज ट्रेडिंग, वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है। ही हैज ऑफर्ड टू सेल हिज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू टोया एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इन रिटर्न फॉर इमीडिएट पेमेंट इन कैश। उसने टोया को बोला, यार तुम और मैं एक जैसा काम करते हैं, मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है, यानी कि बने हुए डॉल हाउसेज हैं, तुम मुझसे खरीद लो, मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तुम ले जाओ, लेकिन कैश में पैसे दे दो। The total price for these items is $9,600. टोया has 1,415 कैश एट बैंक, लेकिन टोया के पास पैसे ही नहीं है। वो बोल रहा है $9,600 में मेरी सारी इन्वेंट्री खरीद लो, लेकिन टोया के पास तो $1,415 ही पड़े हुए हैं कैश में। सवाल कहते हैं, एडवाइस टोया वेदर और नॉट शी शुड बाय आइडर्स इन्वेंट्री, क्या ये इन्वेंट्री खरीदनी भी चाहिए या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग 2 पॉइंट्स फॉर एंड 2 पॉइंट्स अगेंस्ट बाइंग दिस इन्वेंट्री। और आप दो ऐसे पॉइंट्स बताओ जो इस इन्वेंट्री को खरीदने के फेवर में हो, और दो ऐसे पॉइंट्स बताओ जो इसके अगेंस्ट हो। तो हमें ये जो इन्वेंट्री है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है, यानी कि शायद हम खुद बनाते तो $100 की पड़ती है, $70 में दे रहा है, बिजनेस बंद कर रहा है तो फौरन फौरन बेच रहा है। तो एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, सेल्स ऑफ डिस्काउंटेड इन्वेंट्री, सेल्स ऑफ डिस्काउंटेड इन्वेंट्री, यानी कि ये जो डिस्काउंटेड इन्वेंट्री है जो हमें डिस्काउंट पर मिल रही है, शुड बी प्रॉफिटेबल, शुड बी प्रॉफिटेबल, ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी ना, इसलिए क्योंकि मैं खुद बनाता तो शायद महंगी पड़ती। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट जो इसको जस्टिफाई करता है कि कंप्लीटेड इन्वेंट्री, कंप्लीटेड इन्वेंट्री विल कन्वर्ट इनटू कैश क्विकली, क्योंकि ये इन्वेंट्री कंप्लीट हुई हुई है तो ये कैश में क्विकली कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ही अरसे में ये कैश बन जाएगी बिक कर। ऐसा नहीं है रॉ मटेरियल खरीदना है, फैक्ट्री में लेकर जाना है, प्रोडक्शन करनी है, फिर चीज़ें आएंगी, फिर फिनिश गुड्स होंगे, लंबी चेन नहीं चलेगी। अच्छा, दो पॉइंट्स इसके अगेंस्ट हो सकते हैं, वो क्या है। पहला पॉइंट ये है कि टोया डज नॉट हैव कैश अवेलेबल। ठीक है, कैश अवेलेबल ही नहीं है, कैसे खरीदें, इसलिए हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम खरीदेंगे और लोन लेंगे तो लोन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, इट में इनकर एडिशनल
स्टोरेज कॉस्ट्स। देखिए ये इन्वेंट्री जब आप खरीदेंगे तो आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री हो जाएगी, आपकी अपनी भी होगी, एकदम से आपने इतना सारा माल खरीद भी लिया तो उसको स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए होगी, शायद वो जगह ना हो, और जगह अगर हो भी तो स्टोरेज कॉस्ट लगती है, और अगर जगह लेनी पड़ी रेंट पर तो उसकी भी कॉस्ट होगी। तो ये एक हमने क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, सिंपल सा, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा हुआ होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।